साइकोलॉजी का भी एस्ट्रोलॉजी से बड़ा डीप रिलेशन है। जरा थोड़ा सा मुझे वो आप क्लियर कीजिए कि ये उपग्रह है क्या और इनसे डरना चाहिए क्या? कोई भी चीज रोटेट कर रही है किसी भी उसमें, उसके कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। वो पार्टिकल्स हर प्लेनेट के हो गए, रोटेट तो हर प्लेनेट कर रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं उपग्रह। एक मिनिस्टर है जो कि चीफ मिनिस्टर है किसी स्टेट का और जेल में भी है। चीफ मिनिस्टर होना एक राजयोग है, जेल में होना एक बुरा योग है। बिल्कुल। एक आदमी है जिसकी बीवी मिस वर्ल्ड है लेकिन वो दुखी है उससे। एक औरत है जिसका पति ग्रीक गॉड है लेकिन वो भी दुखी है। जैसे लक्ष्मण भगवान राम के लिए तो बहुत अच्छा था लेकिन अपनी बीवी के लिए बहुत अच्छा नहीं था। तो भगवान राम के लिए बहुत अच्छा भाई था लेकिन अपनी बीवी के लिए बहुत अच्छा हस्बैंड नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, बाप होता है, चाहे स्मगलर हो चाहे डॉक्टर हो। जितनी भी एस्ट्रोलॉजी एप्स है ना, ये जब जेमस्टोन इनमें जब कोई एस्ट्रोलॉजर भेजता है उनको 20-30% कमीशन मिलता। भाई मेरे पास रोज मैसेज आते हैं कि किसी को नीलम दे दो, किसी को मोती दे दो, किसी को मूंगा दे दो, 30-35% आपका। You believe in remedies? I believe in remedies, but I don't believe in फालतू remedies. तो आप किसी को भी जेमस्टोन सजेस्ट नहीं करते? आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 2025 किस क्षेत्र में, किस जगह पे कैसा रहेगा? इंडिया के लिए डिस्ट्रक्टिव होगा। वो वाला ग्रह अनकंट्रोलेबल रेन रहेगी और ड्रिंकिंग वाटर में डेफिशिएंसी रहेगी मेट्रो सिटीज में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पॉटलाइट के एक और बहुत ही रोमांचक एपिसोड में। मैं हूं कबीर शर्मा और मैं एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट से रिलेटेड बहुत सारे एपिसोड्स कर चुका हूं, पर आज जो शख्सियत मेरे साथ में है उनका ऑकल्ट यानी एस्ट्रोलॉजी को लेकर एक अपना अलग ही नजरिया है। ना वो किसी को डराते हैं एस्ट्रोलॉजी से, ना ही वो ये कहते हैं कि ये करना है वो करना है, ना ही वो किसी टाइप की रेमेडीज में बिलीव करते हैं। उनकी एस्ट्रोलॉजी को लेकर सोच बिल्कुल अलग है। जी हाँ, इनका नाम है राजन खिल्लन। तो आइए राजन जी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे शुरू करते हैं। नमस्ते राजन जी। नमस्कार, जय श्री राम। तो राजन जी, जितना मैंने आपके बारे में देखा और पढ़ा और जो मैंने यूट्यूब इंस्टा पे आपसे रिलेटेड जितने भी वीडियो देखे, आप बहुत सीधी, बहुत स्पष्ट और मैं क्या कहूँ, कई लोगों को शायद आपकी बातें कटाक्ष भी लग जाती होंगी, पर बहुत सीधी बात करते हैं, बातों को घुमा फिरा के नहीं करते। मतलब आप एस्ट्रोलॉजी को विज्ञान और विज्ञान ही मानते हैं पूरा का पूरा, अगर मैं सही बोलूं तो। एक जैसे ग्रेविटी है ना, जो नजर नहीं आती लेकिन एक पावर है। हाँ जी। तो एस्ट्रोलॉजी भी एक पावर है। करेक्ट। विज्ञान तो मानता ही मानता हूँ। विज्ञान इट्स साइंटिफिक, इट्स आर्टिस्टिक ऑल्सो। करेक्ट। ये साइंस, आर्ट और मैथ्स का कॉम्बिनेशन है इसमें। एस्ट्रोलॉजी मैथ्स तो करनी पड़ेगी हाँ जी, क्योंकि डिग्री सारी इन्वॉल्व है, पूरा ज्योमेट्री इन्वॉल्व है इसमें, एस्ट्रोनॉमी है, फिजिक्स इन्वॉल्व है, साइंस इन्वॉल्व है और आर्ट इन्वॉल्व है, साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व। साइकोलॉजी। मान लो किसी का फुल मून है, ओके, फुल मून है तो वो ओवर इमोशनल होगा, ओवर सेंटिमेंटल होगा, ओवर रिएक्टिव होगा। अच्छा। मून माइंड होता है, फुल मून पूर्णिमा का दिन हो गया तो वो ओवर सेंटिमेंट्स उसके बहुत हाई होंगे ऑन दैट पर्टिकुलर डे। नो, इन जनरल, इन जनरल इफ समवन इज बोर्न इन पूर्णिमा, ये साइकोलॉजी का पार्ट हो गया। ठीक है। और कोई अमावस्या में पैदा हो गया तो उसके सेंटिमेंट्स बहुत लो होंगे। अच्छा। इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिगर प्रोसेस। तो साइकोलॉजी का भी एस्ट्रोलॉजी से बड़ा डीप रिलेशन है। तो कहने का मतलब ये है, कोई आपको अपना चार्ट दिखाता है या कुंडली दिखाता है तो आप सिर्फ उसके नंबरिंग पे ही नहीं, आप उसकी साइकोलॉजी, उसके मैं टाइम लेता हूँ। टाइम लेते हो। टाइम। तो राजन जी, अभी तक जितना मेरे को तो देखिए, बहुत आपके मुकाबले क्या किसी के भी मुकाबले एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा सागर है। हम तो उसके तो कुछ भी नहीं है। मुझे कोई इतना कोई खास ज्ञान भी नहीं है, सच बताऊं आपको, पर्सनल लेवल पे। पर हाँ, मेरे को पॉडकास्ट करते हुए आप जैसे बहुत ज्ञानी लोगों से मेरी मुलाकात होती रही और जिनके थ्रू मुझे कुछ सीखने को मिला। तो आज तक जितना मैं पढ़ के, सुन के, सीखता हुआ आया कि भाई 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं जिस पे हमारी पूरी चीजें नाच रही हैं।
सारी एस्ट्रोलॉजी उसी पे है, सब कुछ उसी पे है। पर रिसेंटली आपसे बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि ग्रहों के साथ साथ उपग्रह भी हैं कुछ। जरा थोड़ा सा मुझे वो आप क्लियर कीजिए कि ये उपग्रह है क्या और इनसे डरना चाहिए क्या? डरना तो किसी से भी नहीं चाहिए, डरना तो मौत से भी नहीं चाहिए। ओके। उपग्रह है क्या, इसका कंटेक्स्ट को समझो आप। राहु केतु सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, दे आर नॉट ग्रह, दे आर पॉइंट्स। धरती और मून के ऑर्बिट में जो 2 बार इंटरसेक्शन होता है अर्थ और मून का, उन पॉइंट्स का एक नॉर्थ नोड है और एक साउथ नोड है। नॉर्थ नोड को राहु कहते हैं, साउथ नोड को केतु कहते हैं। उनका रेलिवेंस हमारी कुंडली में बहुत ज्यादा है। इनको हम कहते हैं चंद्र के राहु केतु। ओके। पृथ्वी के भी राहु केतु अल हैं। पृथ्वी के राहु केतु वो पॉइंट्स होंगे जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, उसके भी 2 पॉइंट्स आएंगे, एक नॉर्थ नोड और एक साउथ नोड। नॉर्थ नोड पृथ्वी का आएगा तुला राशि में, अच्छा। और साउथ नोड पृथ्वी का आएगा जब सूर्य तुला राशि में होगा तो नॉर्थ नोड आएगा, और जब सूर्य मेष राशि में होगा तो साउथ नोड आएगा। अब ये जो नॉर्थ और साउथ है, ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ऐसी जहां पे जब सूर्य हीलियम और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल 2 गैसों का बना हुआ। जब 2 गैसें इतने बड़े वॉल्ट में अपना रोटेट कर रही हैं, ये सूर्य है, बिल्कुल, तो वो अपनी कुछ वेस्टेज भी निकाल रही है। हाँ, वो जो जिसे हम शायद फ्लेयर मानते हैं या कुछ मानते हैं, वो फ्लेयर ही धूम है। अच्छा। जब भी कोई चीज रोटेट करती है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन उसके कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। हाँ जी। कोई भी चीज रोटेट कर रही है किसी भी उसमें, उसके कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। वो पार्टिकल्स हर प्लेनेट के हो गए, रोटेट तो हर प्लेनेट कर रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं उपग्रह। उन पार्टिकल्स सूर्य से जो रिलेटेड उपग्रह है, जो सबसे प्रोमिनेंट उपग्रह है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। उसको कहते हैं धूम। DHOOM अगर वैसे देखा जाए तो। धूम बाय द मैटर ऑफ फैक्ट सूर्य से 4 राशि 13 डिग्री ज्यादा है। मतलब सूर्य की जो राशि है, जो डिग्री में सूर्य बैठा है, उससे 4 राशि और 13 डिग्री प्लस कर लो तो आपको धूम की कैलकुलेशन मिल जाएगी। अच्छा। और धूम जो है वो सूर्य का वेस्ट पार्ट है या फ्लेयर पार्ट है या स्मोक पार्ट है। तो धूम का संस्कृत मीनिंग स्मोक है। महर्षि पराशर कहते हैं, द ग्रेट महर्षि पराशर, कि जहां पे धूम बैठा है वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस हाउस से रिलेटेड, उस राशि से रिलेटेड, उस नक्षत्र से रिलेटेड जहां पे धूम बैठा है। अच्छा। टोटल ब्रह्मांड 360 डिग्री का है, धूम कहीं तो बैठा होगा। बिल्कुल। वो जहां पे सूर्य बैठा है उससे 5वीं राशि में धूम होगा। अच्छा। 4 राशि 13 मिनट, मतलब 133 डिग्री। सन प्लस 133 डिग्री इज इक्वल टू धूम। तो वहां पे जहां पे धूम बैठा है वहां पे कोई ना कोई अनहोनी होने के चांसेस होते हैं। और ये जो है धूम, ये हर राशि में बैठा होता है। सूर्य जहां बैठा होगा वहां से कैलकुलेशन निकलेगी। तो राजन जी एक बात बताइए, ये पराशर जी ने इन सब ग्रहों के बारे में कहा है, तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं क्या वो एक्चुअली में इन ग्रहों की स्टडी करते होंगे? अच्छा, नहीं करते। देखो, मैं अपनी जिंदगी में 150-200 एस्ट्रोलॉजर से मिला हूं। बिल्कुल मिले होंगे। 4, 5, 10 एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको इनके बारे में पता है, और 2, 3, 4 एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इनके बारे में रिसर्च करते हैं, जिनको इनके बारे में बहुत ज्यादा पता है। मेरे गाइडेंस एस्ट्रोलॉजर जस्टिस यशन कपूर और मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई है, डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा, ये उपग्रहों की बहुत बात करते हैं, और उनकी वजह से मैं उपग्रहों में और आगे स्टडी कर रहा हूं। तो उपग्रहों के बारे में पराशर ऋषि ने जो एक मोटा मोटा वो लिखा है कि ये नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं कुंडली को।
ज्यादातर उपग्रह नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, चाहे गुली को, चाहे धूम हो, चाहे परिवेश हो, चाहे इंद्रचाप हो, चाहे उपकेतु हो, अच्छा। कोई भी उपग्रह नेगेटिवली इफेक्ट करता है। लेकिन वो कितना नेगेटिव इफेक्ट करेगा ये डिपेंड करता है परमेंटेशन कॉम्बिनेशन पे। तो आप जब किसी की कुंडली देखते हो तो उस कुंडली में आप उपग्रह की स्टडी जरूर करते हो? हाँ, उपग्रह की स्टडी जरूर करता हूँ। दो की स्टडी तो बहुत जरूर करता हूँ, वो तो मतलब मैंडेटरी है। एक धूम की और एक गुलिक। एक गुलिक की, ये दोनों आप मतलब वो है? ये तो मैंडेटरी है। अगर इन दोनों की पोजीशन ठीक नहीं हुई तो ठाकुर तो गयो। तो सर जैसे धूम जो है वो तो सन के हो गए, और जो गुलिक है वो? गुलिक इज द चाइल्ड ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। ओके सैटर्न बीइंग अ फीमेल प्लैनेट इन दिस पार्ट। ओके। वैसे सैटर्न को नापुंसक ग्रह कहा गया। अच्छा। तो गुलिक को सैटर्न और जुपिटर का चाइल्ड माना जाता है, और गुलिक मारक है। गुलिक मारक है। अच्छा। धूम भी मारक है। धूम और गुलिक भी मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब मान लो किसी का जो कुंडली के ग्रह मारक होते हैं, 8वें घर का लॉर्ड, 22वें दृष्टिकोण का लॉर्ड, 64वें नवमांश का लॉर्ड, राहु केतु, उनके साथ गुलिक और धूम का कॉम्बिनेशन बन जाए अच्छा। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। ओके। और अगर अच्छे ग्रहों के साथ गुलिक और धूम का कॉम्बिनेशन बन जाए तो आप ऐसे समझ लो एक आदमी अपने बिजनेस में सक्सेसफुल भी है, दो पैसे भी कमा रहा है, लेकिन एग्जाइटी भी है उसको। हाँ, बहुत देखे हैं मैंने, एक दो। हाँ। एक मिनिस्टर है जो कि चीफ मिनिस्टर है किसी स्टेट का और जेल में भी है। चीफ मिनिस्टर होना एक राजयोग है, जेल में होना एक बुरा योग है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी है जिसकी बीवी मिस वर्ल्ड है लेकिन वो दुखी है उससे। एक औरत है जिसका पति ग्रीक गॉड है लेकिन वो भी दुखी है। वो भी दुखी है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। यू हैव समथिंग बट यू आर नॉट हैप्पी। करेक्ट। अच्छे और बुरे योग का कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो मतलब कहने का ये है कि सर जैसे मैं हूँ, मैं एज ए कंसल्टेंसी लेने अपनी कुंडली लेके आपके पास आया, तो जितना मैंने देखा है, कोई आपकी अपनी कुंडली लेके किसी के पास जाता है तो उनके एक सेट पैटर्न ऑफ चीजें होती हैं कि ये ग्रह यहाँ बैठा है, नोवे डिप उसमें बैठा हुआ है, सैटर्न की 7.5 लगी है, इसकी लगी हुई है। मुझे आपकी बातों से ऐसा लगा और फील हुआ कि आपका चार्ट पढ़ने का या कुंडली देखने का प्रोसेस कुछ अलग है, और जो थोड़ा सा आपने मुझे बिफोर डूइंग दिस पॉडकास्ट बताया, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करनी, थोड़ा सा वो आप एक बार इस हमारे व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन करो। एक ग्रह 8 तरीके से रिजल्ट देता है, 8 से 10 तरीकों से। पहला तरीका है उसका नेचर। जैसे मंगल का नेचर है एंगर, एग्रेसिवनेस। अब एंगर अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन मंगल का नेचर एंगर है। तो अगर मंगल कारक है कुंडली के लिए, अच्छा है मंगल, तो वो एंगर उस पर्टिकुलर जिस पर्टिकुलर हाउस में मंगल बैठेगा उस पर्टिकुलर हाउस में एंगर आ जाएगा। ठीक है। तो ये देखते हुए ऋषि जैमिनी क्या करते हैं, अगर मंगल तो एंगर दे देता है, तो 7वें घर में अगर मंगल बैठ गया तो अपोजिट सेक्स की तरफ एंगर आ गया। 7वां घर अपोजिट सेक्स का होता है और आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज का होता है, वो पार्टनर का होता है। और सेक्सुअल एक्टिविटीज का भी होता है। तो ऋषि जैमिनी ने कहा यार 7वें घर के मंगल को ना मांगलिक दोष कर देते हैं कि 7वें घर का मंगल बहुत अच्छा नहीं है। 8वां घर होता है 7वें से दूसरा घर, मतलब आपके स्पाउस के पेरेंट्स का या फैमिली का घर। वहां पे मंगल आ गया तो पिल जाएंगे वो। किसी लेडी का, कोई लेडी मांगलिक होती है ना, कहते हैं लॉ से नहीं बनेगी, तो 8वें घर का मंगल हो गया। फिर बेड कंफर्ट्स का होता है 12वें घर का मंगल। वो बंदा घर में गया रात को अपनी बीवी के साथ या अपने पति के साथ सो रहा है, वहां कलेश मच गया, वो 12वें घर के मंगल से देख लो। अच्छा। फर्स्ट हाउस का मंगल होता है खुद का चिड़चिड़ापन। अच्छा। और 4th हाउस का मंगल होता है रिश्तेदारों के साथ ना बनना। तो इन कॉम्बिनेशंस को ऋषि जैमिनी कहते हैं ये मांगलिक दोष है। तो इसके पीछे का उनका रीजनिंग ये थी कि मंगल उस हाउस में क्या देता है, एग्रेशन। तो मंगल का नेचर क्या हो गया, एग्रेशन। चंद्रमा का नेचर है फ्लक्चुएटिव। चंद्रमा अपना साइज बदलता रहता है, मंचला। बुध का नेचर है बचकाना, कॉमेडी करना। कॉमेडी। ठीक है, बुध का नेचर है बचकाना।
जुपिटर का नेचर है स्ट्रिक्ट, धर्म शास्त्र, हम ही हम है। जुपिटर वाले कभी कभी अपने स्ट्रिक्टनेस का, डिसिप्लिन का, धर्म का शो ऑफ भी कर देते हैं। वीनस का नेचर है सिडक्टिव, लग्जरी। जब हम किसी शोरूम में जाते हैं तो एक सेल्स गर्ल होती है, ऑटो एक्सपो में इतनी मॉडल्स होती हैं, ट्रक बेचने के लिए भी मॉडल खड़ी होती है। वीनस का नेचर है सिडक्टिवनेस। सन का नेचर है कंबशन, जहां पे सन होता है वहां पे कंबस्ट कर देता है। सुना होगा ना, अस्त हो गया प्लेनेट, कंबस्ट हो गया प्लेनेट। ऐसी हर प्लेनेट का नेचर है। तो पहला पॉइंट है प्लेनेट का नेचर। दूसरा पॉइंट है प्लेनेट की रैंक, वो आपकी कुंडली के लिए कैसा है। करेक्ट। जैसे लक्ष्मण भगवान राम के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन अपनी बीवी के लिए बहुत अच्छा नहीं था। तो भगवान राम के लिए बहुत अच्छा भाई था, लेकिन अपनी बीवी के लिए बहुत अच्छा हस्बैंड नहीं था। हाँ, क्योंकि 14 साल तो वो तो सब जानते ही हैं, वो सब जानते हैं। हाँ, पर बिल्कुल सही कहा आपने। पॉइंट तो, क्या है? हाँ। तो अगर कोई नीच का ग्रह राशि में नीच का बैठा हुआ है, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा है, मेरा लगन लॉर्ड है, मेरा 5th हाउस का लॉर्ड है, मेरा 9th हाउस का लॉर्ड है, मेरे लिए अच्छा है। अगर वो नीच में भी बैठा है तो भी मेरे को अच्छे इफेक्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, बाप बाप होता है, चाहे स्मगलर हो चाहे डॉक्टर हो। करेक्ट। वो अपनी हैसियत के हिसाब से जो कर सकता होगा अपने बेटे के लिए करेगा, लेकिन अपने नेचर के हिसाब से करेगा। करेक्ट। वो अपने नेचर से मजबूर है। हाँ, उसमें राइट रॉन्ग नहीं है। उसमें राइट रॉन्ग नहीं है। अगर किसी का बाप एग्रेसिव है, वो अपने बेटे के लिए अच्छा है लेकिन एग्रेसिव है। किसी का बाप सौम्य है, वो अपने बेटे के लिए अच्छा है लेकिन वो सौम्य है। प्लेनेट भी ऐसे है। अगर प्लेनेट सौम्य है तो उस तरह से रिजल्ट देगा, प्लेनेट एग्रेसिव है तो उस तरह से रिजल्ट देगा, चाहे वो राजयोग में दे रहा है चाहे वो बुरे योग्स में दे रहा है। तो पहला हो गया नेचर ऑफ प्लेनेट, दूसरा हो गया रैंक ऑफ प्लेनेट, कि वो हमारी कुंडली के लिए कारक है क्या मारक है। तीसरा, वो कौन सी राशि में बैठा है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रहों का आपसी संबंध होता है। अच्छा। दृष्टि संबंध होता है एक होता है एक दूसरे की राशि में बैठना, ये एक संबंध होता है। एक दूसरे के साथ एक राशि में बैठना, वो एक संबंध होता है। मेरे साथ ट्रेन में एक आदमी ट्रेवल कर रहा है, हम दोनों एक ही आमने सामने बैठे हुए हैं, तो बातचीत हो जाएगी ट्रेन में। हो सकता है पत्ते भी खेल रहे हैं, हो सकता है खाना खाते हुए एक दूसरे को कुछ शेयर भी कर लें, ये संबंध हो गया। एक दृष्टि संबंध होता है, मैं उसको देख रहा हूँ, वो एनर्जी ट्रांसमिटिंग हो गई। और एक होता है राशि परिवर्तन। अच्छा। मान लो आप मेरे घर में बैठे हो, मैं आपके घर में बैठा हूँ, हम दोनों दोस्त हैं, तब एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। दुश्मन है तब भी एक दूसरे का बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप मेरे घर में बैठे हो, मैं आपके घर में बैठा। तो इस तरह से संबंध भी बनते हैं। अगर कारक और कारक, जो हमारी कुंडली में कारक ग्रह हैं, कारक का मतलब हमें अच्छा देने वाले, जिसमें लगन लॉर्ड सुप्रीम है, उन दोनों का संबंध बन जाए तो कुंडली बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा। मारक और मारक का संबंध बन जाए तो लेवल कम हो जाता है। और जो दशा चलती है हमारी, वो कारक की चल रही है तो अच्छा है, मारक की चल रही है तो बुरा है। इस तरह से हम एनालाइज करते हैं। इसमें हमें मोशन को एनालाइज करना है, मोशन को कोई एनालाइज नहीं करता। स्पीड ऑफ द प्लेनेट को एनालाइज करना है, वो प्लेनेट धरती से कितनी दूर है कितनी पास है उसको भी एनालाइज करना है। अच्छा, तो मतलब किसी कोई पैदा हुआ है उसकी दूरी भी नापनी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ। शरद पूर्णिमा के दिन फुल मून होता है, ठीक है, और वो जो मून होता है धरती के सबसे पास होता है। हाँ, क्योंकि बड़ा, हाँ, सही कह रहे हो। उसको कहते हैं सुपर मून। लेकिन जब मून तुला राशि में आ जाता है, जो मार्च अप्रैल वाला जो पूर्णिमा होती है, वो मून दूर होता है। तो शरद पूर्णिमा में बंदा ज्यादा इमोशनल होगा फुल मून में एज कंपेयर टू चैत्र पूर्णिमा में। इसकी वजह समझ आ गई? हाँ, कि पास और हाँ। इसको कहते हैं द फैक्टर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। इसको सिगरोच और मंदोच ये वर्ड यूज किया ऋषि पराशर ने। अच्छा। एक हो गया डिस्टेंस का, एक हो गया स्पीड का, कि उस प्लेनेट की स्पीड कितनी है। बकरी में स्पीड बढ़ जाती है रेट्रोग्रेड में, तो वो प्लेनेट ज्यादा स्पीड से इफेक्ट देता है। अब ज्यादा स्पीड से इफेक्ट देता है, ये अच्छा है कि बुरा है, ये प्लेनेट के नेचर पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल। मेरा दुश्मन कमिश्नर बन गया दिल्ली का और मेरा दोस्त कमिश्नर बन गया दिल्ली का, तो फर्क हो गया। दुश्मन बन गया तो वो मेरी ले लेगा, दोस्त हो गया तो मेरी कोई मेरा दुश्मन है वो मेरे से डरेगा। बिल्कुल फर्क है। संबंध प्लेनेट का आपके लगन का किन किन चीजों से संबंध बन रहा है। करेक्ट। संबंध हो गया, स्पीड हो गया, नेचर हो गया, और
रिलेशन हो गया, फिर हम डिविजनल चार्ट्स में जाते हैं जिसमें हमने नवमांश देखना है, द्रेशकांड देखना है। तो बहुत सारे हमें 8 या 10 फैक्टर्स को देख के एक प्लेनेट की अच्छी और बुरी दोनों चीजें आएंगी। अच्छा, अच्छी और बुरी दोनों चीजें आएंगी। तो सर ये सब देखने के बाद और इतना सब पढ़ने के बाद हाँ, कंक्लूजन जो निकलता है, जो हम आज की डेट में देखते हैं, अगर किसी के किसी ग्रह में प्रॉब्लम है या किसी की कुछ कह लेते हैं 7.5 आने वाली है, किसी को फीवर है, किसी को फीवर है फॉर एग्जांपल, तो पैरासीटामोल दे दूंगा। हाँ, जो प्रॉब्लम होगी उसी का। सर्जरी तो हर इलाज की कर नहीं सकते ना। बट एज ए एस्ट्रोलॉजर यू बिलीव इन रेमेडीज? आई बिलीव इन रेमेडीज बट आई डोंट बिलीव इन फालतू रेमेडीज। ओके, मैं लाल किताब की रेमेडीज को बिलीव नहीं करता। अच्छा, मैं जो रेमेडीज बिलीव करता हूँ वो है मंत्र, दान और उपवास। उसके पीछे भी लॉजिक होता है। तो आप किसी को भी जेमस्टोन सजेस्ट नहीं करते? जेमस्टोन, भाई जेमस्टोन की भी असलियत सुन लो। जितनी भी एस्ट्रोलॉजी एप्स है ना, ये जब जेमस्टोन इनमें जब कोई एस्ट्रोलॉजर बेचता है उनको 20-30% कमीशन मिलती है। तो व्यूअर्स जो अब राजन जी बताने वाले हैं ना, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। हाँ जी सर। भाई मेरे पास रोज मैसेज आते हैं कि किसी को नीलम दे दो, किसी को मोती दे दो, किसी को मूंगा दे दो। 30-35% आपका। अच्छा, ये जेमस्टोन्स वाले आपको कौन कनेक्ट करते हैं? कनेक्ट करते हैं रोज। सोच, एस्ट्रोलॉजी एप्स वाले कहते हैं आप हमारे पास आ जाओ, 100 रुपए मिनट, 200 रुपए मिनट, 500 मिनट, जो लेना है ले लो, आधा आपका आधा हमारा। और उसमें भी जो रुद्राक्ष और जेमस्टोन बिकते हैं, पहली बात तो वो हीटेड प्रोसेस के होते हैं, बैंकॉक या थाईलैंड से आते हैं। दूसरी बात वो ओरिजिनल नहीं होते, सर्टिफिकेट तो मैं ही छाप दूं। तीसरी बात, मैं जेमस्टोन के अगेंस्ट सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि उसमें बिग मनी इन्वॉल्व है। मैं जेमस्टोन के अगेंस्ट इसलिए नहीं हूं, जेमस्टोन के अगेंस्ट हूं मैं। अच्छा, मैं जेमस्टोन के अगेंस्ट इसलिए हूं, उसमें बिग मनी इन्वॉल्व है। धंधा बन गया है वो एक। यार बंदा ना जो तुम्हारे पास आया है वो अपनी किडनी बेच के जेमस्टोन ले रहा है, वो अपने माँ के गहने बेच के जेमस्टोन ले रहा है, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसका टाइम पलटेगा। ये चीज गलत हो जाती है। मैं जेमस्टोन की तुम्हें स्टोरी बताता हूँ। दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया। महिषासुर का उन्होंने सबसे पहले वीर्य काटा, प्राइवेट पार्ट में बहुत सारा स्पर्म और वीर्य था, वो सारा गिरा श्रीलंका में। ब्लू स्पर्म और वीर्य श्रीलंका में गिरा। श्रीलंका में हमें मिलता है नीलम। फिर उसके जितने भी दांत थे वो सब समुन्द्र में गिर गए। समुन्द्र में हमें मिलता है मोती। फिर उसके मज्जा और खून को जहां जहां वो गिराया गया वहां से हमें मिला मूंगा और रूबी, मानिक। मज्जा मतलब बोन मैरो, बोन मैरो से निकला मानिक और खून से निकला मूंगा। अच्छा, तो जहां उसकी पस गिरी वहां निकला पुखराज। अच्छा, ऐसी एक कहानी मैंने सुनी है एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में कि दुर्गा माता ने जब महिषासुर की, तो जहां जहां महिषासुर के जो जो पार्ट मिले वो सारे जेमस्टोन्स में कन्वर्ट हो गए। अब किसी को जेमस्टोन चाहिए तो वो ओरिजिनल जेमस्टोन पहन रहा है तो ठीक है, नहीं तो मत पहने। और मेरी बात में पहने ही मत, मैं बोलूंगा पहने ही मत। पर सर जेमस्टोन ओरिजिनल, यहाँ तो भगवान की दया से खाने की इतनी प्रॉब्लम है, ओरिजिनल जेमस्टोन मतलब पहचान। मैं वही कह रहा हूँ, पहने ही मत। इसलिए मैंने अपने उपाय की श्रेणी से जेमस्टोन को अलग कर दिया। मतलब उसको पहचानने की तो विधि को भूल ही जाए इंसान। देखो बहुत अमीर है कोई तो मैं 2 मिनट के लिए सोच सकता हूँ, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना नहीं। हाँ, नहीं तो सच्ची कह रहे हो आप। कोई इंसान ऑलरेडी फाइनेंशियली परेशान है, फिजिकली परेशान है, आके उसको ये बोला जाए कि भाई तू 1 लाख रुपए का नीलम खरीद ले। ओनली मंत्र, दान और उपवास। मंत्र का मतलब हो गया पूजा, दान का मतलब हो गया किसी भी तरह का दान, और उपवास का मतलब हो गया फास्टिंग। फास्टिंग बहुत अच्छा उपाय है। जिस तिथि में आप पैदा हुए हो उस तिथि की फास्टिंग कर लो। अच्छा, मान लो मैं एकादशी में पैदा हुआ तो हर एकादशी की मैं फास्टिंग कर लेता हूँ। एकादशी तिथि के लॉर्ड हैं विष्णु, विष्णु सहस्रनाम सुन लेता हूँ विष्णु, और विष्णु जी के किसी अवतार की पूजा कर लेता हूँ, चाहे राम चाहे कृष्ण। अच्छा, 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 ये बड़ी अच्छी बात है। सिंपल। जेमस्टोन्स में इतना चक्कर है तो ये रुद्राक्ष में थोड़ा सा कम चक्कर है।
खराब। देखो जेमस्टोन अगर इतने पॉल्यूटेड है तो रुद्राक्ष इतने पॉल्यूटेड है, लेकिन पॉल्यूटेड है, वो भी पॉल्यूटेड है। हर बंदे को जेमस्टोन और रुद्राक्ष मैं नहीं पेलता, क्योंकि मुझे वो कमीशन नहीं चाहिए। आई एम द ट्रांसलेटर। पराशर वाला शास्त्र में एक श्लोक लिखा है, उसका मतलब है और उसको कैसे कुंडली में इंटरप्रेट करना है, मेरा सिर्फ इतना काम है। करेक्ट। और वो अगर नेगेटिव है, मुझे अगर पता है कि इस बंदे को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं उसे बोलूंगा भैया तू 40 साल के बाद अपना हर साल प्रोस्टेट चेक कराता रहे, जहां प्रॉब्लम है आग लगने से पहले पानी डाल दे कि वो कैंसर में कन्वर्ट ना हो। तो मतलब लिटरली इतना तक दिख जाता है। सारावली में मैं चैप्टर नंबर भूल गया, 22वें दृश्यकांड के ऊपर पूरी स्टडी है, 22वें दृश्यकांड के ऊपर। उसमें हर दृश्यकांड के मतलब 36 दृश्यकांड होते हैं पूरे 12 राशियों में, उसकी कुछ बीमारियां बताई गई हैं। अच्छा। और उसके अंदर ये भी प्रिडिक्शन हो जाता है कि किस एज के बाद ये प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा। कमाल है सर। तो आपके पास अगर कोई जेन्युइनली आया प्रॉब्लम लेके, तो आपके पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेके आता है, तो आप उसको ये भी गाइड कर देते हो कि फाइनेंशियल तो चल तेरा ये ठीक हो जाएगा, पर अपनी सेहत का भी तुझे ख्याल बिल्कुल। मैं तो हर तरह से गाइड करता हूँ। अच्छा। मैं जो देता हूँ उसको मैं बोलता हूँ टॉक थेरेपी वर्ड यूज करता हूँ। वो कहता कि उसकी बीवी ज्यादा सुंदर है, उसकी गाड़ी ज्यादा सफेद है, और उसके घर में ज्यादा एसी लगे हुए हैं, ज्यादा जेमस्टोन लगे हुए हैं, ज्यादा चमक है। वो इस बात से अगर दुखी है तो वो भी परेशान है, वो जो है जिसके पीछे वो आया वो भी परेशान है। मैंने अपनी लाइफ में कोई टेस्टिमोनियल नहीं दिया, मेरा काम है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम बताना, और उस प्रॉब्लम के हिसाब से जो सॉल्यूशन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है वो सॉल्यूशन देना। इतनी सारी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीजें चल रही हैं सर, करियर रिलेटेड कुछ उपाय या करियर रिलेटेड आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज हो जो अभी बच्चे बड़े होकर अपनी नई जर्नी शुरू करने वाले हैं? हमारा ना 10th हाउस में एक राशि बैठी होती है, वो राशि का कोई भी लॉर्ड हो सकता है। जैसे मेष राशि है तो मंगल, वृष राशि है तो शुक्र, मिथुन राशि है तो मरकरी बुध, कर्क राशि है तो चंद्रमा, सिंह राशि है तो सूर्य। वो जो 10th हाउस की राशि है उसका जो लॉर्ड है, राशि लॉर्ड, वो कौन से नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र से रिलेटेड हम करियर अपना आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके। मान लो किसी का 10th हाउस का लॉर्ड अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, अश्विनी नक्षत्र के लॉर्ड है अश्विनी कुमार, तो हीलिंग से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, कार्गो से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, और किसी भी तरह से हेल्थ केयर से रिलेटेड आप काम कर सकते हो। तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं 27 नक्षत्रों के हिसाब से अलग अलग कामों में। मैंने सारी एक हियरार्की बनाई है, और भी 2-3 तरीके हैं जिससे कारकामसा चार्ट है। अच्छा। ऋषि जैमिनी का बड़ा फेवरेट वो है, उससे भी काम प्रिडिक्ट होते हैं आपके। अच्छा। तो इस तरह से हम वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जो भी बच्चा 8th 9th 10th क्लास में है, वो अपना अगर लेना चाहे करियर गाइडेंस तो लेनी चाहिए उसको, क्योंकि पढ़ाई भी उस हिसाब से हो जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। तो मतलब कहने का ये मतलब, मैं आपको एक अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट बताता हूँ, मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी, और जो मेरे स्कूल में अवेलेबल भी थी। आजकल क्या, मैंने भी नहीं पढ़ी संस्कृत, मेरे स्कूल में भी अवेलेबल थी। मैंने तो इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि मेरा दोस्त नहीं पढ़ रहा था। मुझे पता होता कि मुझे कल को एस्ट्रोलॉजी फील्ड में इंटरेस्ट आ जाएगा तो मैं पढ़ता उसको, लेकिन मेरे गुरु बहुत सुप्रीम है, उन्होंने हर संस्कृत लिटरेचर का हिंदी लिटरेचर में बुक्स बनाई हुई है। अच्छा, रूपांतर किया हुआ है। लेकिन एक रिग्रेट वो है। तो मतलब कहने का ये मतलब है आपका कि अगर 8th 9th 10th का जो बच्चा है वो अपनी एक बार कंसल्टेंसी ले ले तो इट विल बी बेटर फॉर हिम, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चा इंटेलिजेंट होता है तो माँ बाप की भी ना होप्स हाई हो जाती है, तो एक बार दिखा लेना बहुत जरूरी है कि भाई ज्यादा भी होप्स हाई मत करो, बदलाव आ सकता है। बिल्कुल। देखो आज से 10 साल पहले जो काम होते थे आज वो काम एग्जिस्ट भी नहीं करते। बिल्कुल सही बात। आज से 20 साल पहले जो काम होते थे वो काम आज एग्जिस्ट भी नहीं करते। किसी ने सोचा था इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर इतना बड़ा काम हो जाएगा? सही बात। किसी ने सोचा था कि एस्ट्रोलॉजी इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी जिसमें 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो रहा है कुछ एस्ट्रोलॉजी एप्स का? जेम इंडस्ट्री कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी है, कहाँ पहुंच जाएगी। तो काम
सिनेरियो हर 5-7 साल में बदलते रहते हैं, आपको वक्त के साथ चलना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो सर फिर उस हिसाब से तो आज की ली हुई प्रिडिक्शन 5 साल 6 साल बाद बदल भी सकती है? नहीं नहीं नहीं, वो प्रिडिक्शन नहीं बदलेगी, मॉडस ऑपरेंडी बदलेगा। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, तो जब एआई आ जाएगा तो मैं एआई की हेल्प लूंगा अपनी एस्ट्रोलॉजी को करने में। जब ये पॉडकास्ट आ गए तो मुझे लोगों ने पॉडकास्ट में इनवाइट किया तो मैं फेमस हो गया। आज से 2-3 साल पहले मेरे पास हफ्ते का एक क्लाइंट आता था, अच्छा, आज मेरे पास दिन के 10-10 आ जाते हैं, मतलब लंबे लंबे वो हो जाता है। इसका फायदा तो मुझे मिला ही है ना लाइफ में। सही बात है, बिल्कुल। मैं बड़ा मतलब आई एम वेरी क्लीन अबाउट, यू आर ओपन अबाउट एवरीथिंग एक्चुअली। द थिंग्स यू आर गिविंग यू बेनिफिट, यू हैव टू बी वेरी ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देम। ग्रेटिट्यूड इज ऑल्सो अ रेमेडी। अच्छा, वो कैसे? वो स्टूपिडिटी की रेमेडी है। अच्छा, मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि मुझे पढ़ाने वाले हैं डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा, मुझे एक कंसल्टेंसी देने वाले हैं जस्टिस यशन कपूर। ये ग्रेटिट्यूड ही तो है उनकी तरफ। हाँ सही बात है, उनका सम्मान करना, हर जगह हाँ। उनको रिकग्निशन देना कि इन्होंने ये किया है। सही बात है। एक हाईकोर्ट जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जज थे, दिल्ली हाईकोर्ट में भी, उन्होंने मुझसे फीस नहीं ली और मुझे इतनी अच्छी कंसल्टेंसी दी। इतने बड़े डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा, उन्होंने मेरे को पढ़ाने का डिसीजन लिया कि मैं इसको पढ़ाऊंगा एस्ट्रोलॉजी। अब मेरे 500 2-3 हजार रुपये उनके लिए क्या है? कुछ, मेरा ग्रेटिट्यूड ही है उनके लिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ग्रेटिट्यूड इज ऑल्सो रेमेडी। अच्छा, कोई कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हें जिसने कुछ दिया है, 3 लोगों का उधार कभी नहीं चुका सकता आदमी। एक माँ बाप और पूरे एंसेस्टर्स, जिनको उधार चुकाने का जिनका जो टेक्निक है वो श्राद्ध है। सही बात है। एक देवता, जिस देवता की वजह से आया, वो जिस देवता के गुण है। जैसे मैं स्वाति नक्षत्र हूँ, मेरे अंदर पवन देवता के गुण है। अच्छा, मैं चतुर्थी तिथि हूँ तो मेरे अंदर गणेश जी के गुण है, जो देव है आपके। समझ गया। वो देव कैसे आए, आपको आइडिया लग गया। आपके तिथि वार नक्षत्र योग करण इनसे आए। एक एंसेस्टर और एक देवता और एक गुरु, इनका आप ऋण कभी नहीं ऋण नहीं चुका सकते। सही कह रहे हो सर आप, बिल्कुल। माँ बाप का ऋण तो मेरे हिसाब से कोई नहीं चुका सकता, और गुरु का ऋण भी नहीं चुका सकता, क्योंकि जो ज्ञान उन्होंने दे दिया। हम तो उस आदमी का ऋण भी नहीं चुका सकते जो हमें लूट के ले गया। बताओ क्यों? कैसे? वो लूट के ले गया, हाँ, उसने हमारे साथ नुकसान कर दिया। वो नुकसान के चक्कर में हम कपूर साहब से मिले, फिर हम जस्टिस यशन कपूर से मिले, फिर द ग्रेट डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा से मिले, एस्ट्रोलॉजी सीखी। वो देखो, हम उसका ऋण भी नहीं चुका सकते। पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने इसको किस तरीके से देखा कि उसका ऋण भी नहीं चुका सकते। सही बात है, बिल्कुल। एक बार ऐसी थॉट आ गई कि भगवान राम क्यों है, तो थॉट बताती वो रावण की वजह से तो राम है। हाँ, वो राम तभी बने जब उनको वनवास दिया गया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और कलेश नहीं किया, मतलब लड़े नहीं किसी से। वो चाहते तो शायद, अरे वो चाहते तो 2 मिनट, वो जाते भी ना तो जाते भी ना कुछ नहीं होता। हाँ, पूरी बिल्कुल, वो चले गए। उन्होंने सब त्याग दिया। बिल्कुल। आज की डेट में जैसे मर्सिडीज त्याग दी, रोलेक्स त्याग दी, बड़ा घर त्याग दिया और वन में चले गए 14 साल के लिए। हाँ। फिर वो राम इसलिए बने भगवान राम को भगवान राम का सफर वो ऐसे हुआ कि उनकी बीवी को कोई अपहरण करके ले गया और उन्होंने उस चीज को एथिकली वापसी पाया, अनएथिकली वापसी नहीं पाया। हाँ। अगर वो चाहते तो एक पॉइंट ऐसा आ गया था ना कि हनुमान जी वहां पहुंच गए थे, ले आते। हाँ, और हम जो हमने देखा है और पढ़ा है और सुना है, हाँ, एथिकली रावण से लड़े, रावण को हराया और फिर लक्ष्मण को बोला भैया ये जो भी है ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, तू जाके इससे ज्ञान तो ले आ फटाफट, जो ये दे पाए। सही बात। तो भगवान राम को एज अ पर्सन भगवान बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव चीजों का है। एक तो उनका वनवास, दूसरा उनकी बीवी का अपहरण और तीसरा रावण। सही बात है। हर चीज को पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है कुंभकर्ण का पॉइंट ऑफ व्यू। कुंभकर्ण को बोला गया भाई तेरे भाई को कोई मार रहा है और जान से मार देगा, तो कुंभकर्ण उठा मेरे भाई को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब वो मैटर नहीं करता ना वो राम है कि वो कोई है, तो कुंभकर्ण का पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे भाई को कोई हाथ नहीं लगा सकता, मेरे को अपना भाई धर्म निभाना है। हाँ, जैसे लक्ष्मण निभा रहा था। हाँ, तो पॉइंट ऑफ व्यू टू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी चीजें वेरी करती। सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
सही गलत भी वेरी करता है, लेकिन मेरा ये मानना है, पर्सनल मानना है कि आपको क्या पसंद है ये आपके हाथ में ही नहीं है। हम्म। आप किस तरफ की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हो आपके हाथ में ही नहीं है। या मैं नॉर्मल स्टूडेंट था अपने स्कूलिंग लाइफ में, मैं एस्ट्रोलॉजी की बुक पढ़ गया 17 घंटे इकट्ठा। तो इट्स मतलब यू मीन टू से कि ये कहीं ना कहीं लिखा हुआ था कि ये हो। हाँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी समझ आ जाती, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ आती। और जबकि मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी इज मच मोर डिफिकल्ट देन ट्रिग्नोमेट्री। या आपने कब शुरू किया? 2016 में? 2015 में शुरू कर दिया था। 16 में डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा जी मिल गए थे। उससे पहले मैं घूमा, 4-5 जगह घूमा। तो अगर मैं वैसे देखूं तो 7-8 साल 8 साल हो गए इस बात को। तो 8 साल में तो आपने बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी को कहते हैं कि सागर में से कितना आपके हिसाब से बूंद पढ़ ली? बूंद से ज्यादा पढ़ लिया। बूंद से ज्यादा पढ़ लिया। कमाल है सर। तो अब हम अभी फिलहाल 2024 में बैठे हैं, जब तक ये एपिसोड जाएगा 2025 हो चुका होगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2025 जो अभी मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए सब कह रहे हैं कि मंगल का साल है, मंगल का साल है, ये हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, वॉर हो जाएगी, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। मैं ही पहला आदमी हूँ जिसने 2026 का प्रिडिक्शन दिया था, आज से 1.5 साल पहले रियल इट के पॉडकास्ट में, कि 2026 में वर्ल्ड वॉर के चांसेस है। हाँ जी। उसके बाद बाढ़ आ गई। इस बात उसके बाद बाढ़ आ गई। तो आपके हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 2025 आने वाला साल किस क्षेत्र में, किस जगह पे कैसा रहेगा? सबसे पहले हमने देखना है, मैं इसको 2025 नहीं मानूंगा। मैं इसको बोलूंगा विक्रम संवत 2082। विक्रम संवत 2082 पंचांग ईयर। ओके। ये शुरू होगा मार्च से। अच्छा, मार्च से शुरू होगा। इसमें अगर मैं मार्च से लेके चलूं तो मैं ग्रहण्स की आपको लिस्ट दे रहा हूँ, 2025 के ग्रहण की लिस्ट दे रहा हूँ। ये हम अपने इसमें डाल देंगे। हाँ, पहला ग्रहण आएगा 14 मार्च को। अच्छा। दूसरा आएगा 29 मार्च को। ओके। तीसरा 29 मार्च को सूर्य ग्रहण है, 14 मार्च को चंद्र ग्रहण है। फिर तीसरा आएगा सितंबर 7 को, जो सबसे मेजर है। अच्छा। फिर आएगा सितंबर 21-22 को, रात को आएगा तो 21-22 दोनों डेट्स आ जाएंगी। वो सोलर है, मतलब सूर्य ग्रहण है, सितंबर 21-22 वाला। फिर 17 फरवरी को अगले साल 2026 में सूर्य ग्रहण आएगा। अच्छा। और 2026 3 मार्च को आएगा चंद्र ग्रहण। अच्छा। इसमें से जो सितंबर 7 वाला ग्रहण है 2025 7 सितंबर, वो इंडिया सेंट्रिक है, इंडिया में नजर आएगा ग्रहण। कभी कभी कुछ पार्ट में नजर आता है, कुछ पार्ट में नहीं नजर आता। ठीक बात। और ग्रहण जहाँ नजर आता है उस एरिया के लिए बड़ा डिस्ट्रक्टिव होता है। अच्छा, कहने का ये मतलब है अगर इंडिया से नजर आ रहा है तो इंडिया के लिए डिस्ट्रक्टिव होगा वो वाला ग्रहण। हाँ। अब 2025 मार्च के बाद तो 2082 विक्रम संवत आ रहा है, उसके क्या इफेक्ट्स होंगे? एक तो अगले साल होगी अनकंट्रोलेबल रेन, कई जगह बाढ़ आ सकती है। अनकंट्रोलेबल रेन रहेगी और ड्रिंकिंग वाटर में डेफिशिएंसी रहेगी मेट्रो सिटीज में। मेट्रो सिटीज कौन सी होगी? कलकत्ता, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई। यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की डेफिशिएंसी आ सकती है। अच्छा। जो क्रॉप्स होती हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, साग और फूल पत्तियों वाली, वो कम होगी, मतलब एग्रीकल्चर कम होगा, उनका क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी बिकॉज ऑफ रेन एंड मेनी अदर फैक्टर्स। लेकिन ग्रेन्स ठीक रहेंगे। अच्छा, ग्रेन्स ठीक रहेंगे। एयरफोर्स और नेवी यूज होगी डिफेंस में। एयर फोर्स और नेवी इस बार यूज होगी डिफेंस में, जो कि हमें दिखाई देगा। और किसी ना किसी तरह से सिविल वॉर जैसी कोई सिचुएशन हो सकती है कुछ एरियाज में। नॉर्थ ईस्ट मेरा नंबर 1 है जहां पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आए, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट। और कैलकाटा में आ सकती है। उस वजह से गवर्नमेंट की रेपुटेशन में कमी आएगी। और ये जो गवर्नमेंट की रेपुटेशन में कमी आएगी ये अगस्त सितंबर से शुरू होगा जब ग्रहण है। अच्छा। तो और ये बहुत अच्छा साल नहीं है, लोग बहुत ज्यादा रिसेटल करेंगे इस साल में, अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे, सेफ ऑप्शंस को तलाशेंगे। जैसे पूरा रशिया के जो टॉप 1% लोग हैं दुबई शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि रशिया में वॉर हुई। तो इस तरह से रीसेटलमेंट बहुत होंगी।
ओके, वर्ल्ड सेंट्रिक एंड इंडिया सेंट्रिक में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज्यादा होगा, और एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी का माहौल होगा ओके, 2025 में। लेकिन सितंबर ऑनवर्ड्स, अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स ज्यादा, अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स ज्यादा। मैंने आपको ग्रहण बता दिए, मैंने आपको एक ब्रॉडर रोड मैप दे दिया राशियों के हिसाब से, और उस हिसाब से मैं नहीं करता। अच्छा। पर सर ये जैसे आपने बताया विक्रम संवत 2082, ये एग्जैक्टली क्या किस हिसाब से है? यार हमारा जो हिंदू न्यू ईयर है ना, हिंदू नववर्ष, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। ओके, जब नवरात्रे शुरू होते हैं मार्च में, वो पहला नवरात्रा इज इक्वल टू आर हिंदू नववर्ष, तो वो मार्च में आता है। ओके, तो इसलिए, और उसी दिन हमारा हिंदू नववर्ष शुरू होता है। विक्रमादित्य जब राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने इस कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया था विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर, वन ऑफ द मिनिस्टर, द ग्रेट वरामीर। अच्छा, वरामीर वाज द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर, ओके, ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड ग्रेटेस्ट पंडित ऑफ दैट टाइम। अच्छा, अच्छा। वो जैन में थे। तो 2082 इज व्हाट एग्जैक्टली 2000 इज द नंबर ऑफ। अच्छा, मैं न्यूमरोलॉजी थोड़ी बहुत करता हूँ, अच्छा, लेकिन पॉल्यूशन बहुत है, मतलब ना वो 3 नंबर वालों के लिए अच्छा साल है, 4 नंबर मतलब मेरे ऊपर से निकल जाती है, जो क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी की वैदिक स्टडीज में हूँ। अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है। सो मतलब जो आपने बताया कि जितने ग्रहण हैं उन ग्रहण पे पर्टिकुलर मैं राशि। आपको एक बात बताता हूँ, जो ग्रहण जहां नजर आता है, हाँ, वहां के लिए वो उस पॉइंट के लिए डिस्ट्रक्टिव होता है। उस पॉइंट के लिए ग्रहण के टाइम जोन सा नक्षत्र होता है जिसमें मून होता है या सन होता है, जैसे सोलर एक्लिप्स है या सूर्य ग्रहण है तो सन का नक्षत्र, और चंद्र ग्रहण है तो मून का नक्षत्र, वो नक्षत्र डैमेज हो जाता है, उस नक्षत्र की सारी क्वालिफिकेशन डैमेज हो जाती है कुछ टाइम के लिए। सो मतलब 2025 को इतना खास है नहीं एक्चुअली। नहीं, स्टॉक मार्केट भी गिरेगी। जो स्टॉक मार्केट 25-30% तक करेक्ट हो सकती है 2025 में। 2025 में तो आज निफ्टी अगर मान लो 25,000 है इस समय जब हम बात कर रहे हैं, तो ये 20-21,000 तक आ सकता है 2025 में। और ऑटो इंडस्ट्री कैसी रहेगी सर, आपने अगर देखा हो तो? नेगेटिव, टोटल नेगेटिव, मतलब ग्रोथ नहीं है, हैम्पर होगी, बहुत ग्रोथ हैम्पर होगी, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री तो अभी भी वैसे तो देखा जाए तो बहुत उसमें ही जा रही है, नेगेटिव जा रही है। अभी ऑटो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक की मार्केट ऊपर जा रही है, तो हो सकता है मे बी इलेक्ट्रिक के ट्रांसमिशन की वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ जाए, मे बी ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपने रूल्स चेंज कर रही है। वो होगा, चेंजेस तो आएंगे बहुत बड़े बड़े, लेकिन ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट नेगेटिव रहेगी। इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट। अच्छा सर, ये हमारे प्रेसिडेंट ट्रम्प बन चुके हैं, यूएस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो उनके बनने के बाद 2025 में इंडिया और यूएस का कैसा रहेगा? देखो, वॉर तो होनी है। ओके, मुझे तो लगता नहीं कि बहुत दोस्ताना भाई भाई वाला रहेगा, बहुत मतलब अपने अपने हित के लिए दोनों ठीक रहेंगे। और स्पेसिफिकली अगर मैं पूछूं क्रिप्टो करेंसी का क्या रहेगा इंडिया में? देखो, क्रिप्टो करेंसी में मैं सिर्फ 2 क्रिप्टो करेंसी का मैं बात कर रहा हूँ, बिटकॉइन और इथेरियम। जब भी वॉर जोन जैसा टाइम आता है तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है, तो ये ठीक रह सकते हैं उस टाइम में, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जितना वो ट्रम्प के आने के बाद क्रिप्टो बढ़ गई है, तो ये टाइम इन्वेस्ट करने का तो नहीं है। अच्छा, तो संभल के ही रहे लोग, बहुत संभल के रहे। मतलब इफ यू हैव 100 रुपीज, तो 30, 35, 40 रुपीज गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, 30, 35, 40 को कैश रिच रखना है, क्योंकि चीजें गिरेंगी तो उनको खरीदने के लिए, और 10-15% क्रिप्टो में कर सकते हो। तो देखो, इंडिया में तो लीगल नहीं है। करेक्ट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट। हाँ, तो इंडियंस के लिए तो ये राय वैलिड ही नहीं होती। सही बात है। हाँ, नहीं, पर इंडियंस के लिए राय वैलिड नहीं होती, पर लोग थ्रू सम एप्स खरीद लेते हैं फिर भी बिटकॉइंस, जो जिनके पास हैं पैसे। जल्दी पैसा कमाना घातक होता है। जुआ किसी का नहीं हुआ, जो जीता उसकी भी टांग टूट गई, महाभारत में। सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो सर आई थिंक मोर और लेस जितना ज्ञान और जितनी बातें आपने हमें बताई, आई होप कि व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगे। और मैं व्यूअर्स को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि राजन जी ने जितना भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी बातें हमें बताई, वो आप लोगों के भलाई में काम आए। और जो लोग राजन जी से
स्पेसिफिकली मिलना चाहते हैं या उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, राजन जी पढ़ाते भी हैं एस्ट्रोलॉजी, आई थिंक सर आप पढ़ाते हैं, तो राजन जी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते भी हैं, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी जानकारी हमारे पास है, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। एस्ट्रोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है वो राजन जी को पता है, और एस्ट्रोलॉजी से डरे नहीं, उस पर विश्वास करें ताकि आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव आ सके। तो आई थिंक थैंक यू राजन जी, आप स्पॉटलाइट में जय आए, श्री राम। बहुत बहुत अच्छा लगा। आई होप हम लोग जब नेक्स्ट मिलें तो एस्ट्रोलॉजी के इस वास्ट सागर के ऊपर हम डिटेल और टॉपिक डिस्कस पे कर बात सकें। करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग सर। जय श्री राम।